हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम हमारे एमपीपीएससी मेंस पेपर नंबर 4 पार्ट ए एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र की जो लेक्चर सीरीज है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो नैतिक सद्गुण है प्रशासन के लिए उसका जो पार्ट नंबर 2 है लेक्चर का वो कंपाइल किया था। उसमें मैंने आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आज के वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर के बारे में जानना आपके लिए एसेंशियल है। आप उसे जरूर जाके देखें। अब आज के लेक्चर में हमारा क्या टॉपिक है, हम जानने वाले हैं साधन साध्य क्या है, साधन और साध्य से रिलेटेड थ्योरीज क्या है, अंतरात्मा यानी कि कॉन्शियंस क्या है, विवेक का संकट यानी कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या है, कैसे इसे डील करना चाहिए और कैसे इस क्राइसिस के सिचुएशन में आप एक मॉरल डिसीजन ले सकते हैं। ये ओवरऑल पूरी चीज को हम आज समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड सब्जेक्टिव वीडियोस लगातार मिलने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें इस वीडियो की बहुत जरूरत है। एंड ऑल्सो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स जो मैं इस सीरीज में कर चुकी हूँ वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दे दी है, आप वहां जाकर इनिशियल बिगिनिंग से लेक्चर 1 से इस पूरी सीरीज को देखें। डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट को समझने में भी बहुत मदद मिलेगी, आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर आप पीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको लेक्चर सुन के डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होगा, तो आपको लेक्चर जरूर देखना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द लेक्चर। अब आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपसे बात की कि हमें बात करना थी साधन और साध्य के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कानून बनाम नैतिकता, है ना, यानी कि नैतिकता का पैमाना ऊपर है या कानून का पैमाना ऊपर है, क्या वो एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। अब आज हमको ये बात करनी है कि नैतिक निर्णय जब मॉरल डिसीजन लेना होता है तो मॉरल डिसीजन लेने के कंसर्न में अलग अलग विचारक क्या विचार रखते हैं, है ना, विचारक यानी कि थिंकर्स। अब विचारक या थिंकर्स किस तरीके से बटे हुए हैं मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। कुछ विचारक हैं जो कि सुखवादी विचारक है ना, जिनको आप बोलते हैं हेडोनिस्टिक्स, है ना, या हेडोनिस्ट भी कह सकते हैं। ये वाले जो विचारक होते हैं इनका अंतिम लक्ष्य, इनके लिए जो अंतिम लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति है ना, इनके लिए अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। इनको आप परिणामवादी भी बोल सकते हैं, यानी कि इनके लिए मैटर करता है आखिरी में एंड शुड बी गुड, एंडिंग शुड बी परफेक्ट, एंड शुड बी वेल, अंत अच्छा, यानी कि वो एक वो विचार है ना, अंत भला तो सब भला, वो परिणामवादी लोग होते हैं। और सुखवादी लोग भी मानते हैं कि अंत में परम सुख मिलना चाहिए, है ना, जो अंतिम लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति है। तो ऐसे विचारक हैं सुखवादी विचारक। ऐसे ही आप यहाँ पे और भी विचारक पढ़ेंगे जिनमें एक आते हैं उपयोगितावादी विचारक। उपयोगितावादी जो है उन्हें भी आप हेडोनिस्ट ही मान सकते हैं। इनके लिए भी अंत ही जरूरी है, अंत अच्छा होना चाहिए, है ना। और इसी तरीके से अस्तित्ववादी विचारक आएंगे, है ना। अस्तित्ववादी विचारक जो होते हैं वो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे विचारक आएंगे और हर विचारक का साधन और साध्य को लेके सोचना अलग अलग है ना। अब अलग अलग विचारक, अब इनमें मुख्य रूप से जो दो विचारक हमको याद रखने हैं, एक तो वो विचारक जिनके लिए मैटर करता है कि अंतिम लक्ष्य जो है वो सुख की प्राप्ति है, यानी कि उपयोगितावादी या सुखवादी। दूसरे टाइप के विचारक जो हैं जिनसे इनकी डिबेट है वो उन विचारकों से है जो साधन को अच्छा मानते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि केवल अंत नहीं देखना है, हमें तो ये भी देखना है कि आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वो किन साधनों से प्राप्त किया है। अगर आपने गलत साधन, गलत मीडियम, गलत रास्ता अपनाया है तो हम उस काम को, उस परिणाम को, सबको गलत मानेंगे, है ना। तो इन दो के बीच में डिबेट है। अब इस डिबेट को जानने से पहले आप साधन और साध्य शब्द को भी समझ लें। साध्य जो है आपका वो आपका गोल है या एंड, ठीक है। साधन जो है वो मीन्स या मीडियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो नैतिक निर्णय लेते समय, नैतिक निर्णय, किसी काम का नैतिक निर्णय किस आधार पे लिया जाएगा, इसके लिए साधन और साध्य को जनरली देखा जाता है और इनके बीच में बहुत डिबेट भी चलती है ना। अब मान लीजिए कोई एक काम हुआ, उस काम के लिए एक्स रास्ता अपनाया गया और वाई उसका रिजल्ट आया, ठीक है। एक्स रास्ता अपनाया गया और वाई रिजल्ट आया है। अब नैतिक निर्णय जो हमको लेना होता है वो हमको ये देखना होता है कि क्या हम इस काम को शुभ कहें या अशुभ कहें, उचित कहें या अनुचित कहें। अब ये हम किस आधार पे कहेंगे, है ना। तो जो सुखवादी लोग हैं
वो y को आधार मानते हैं, यानी कि परिणाम को, कि अंत में सुख प्राप्त हुआ या नहीं। अगर अंत में परिणाम में सुख शामिल है तो काम अच्छा, ठीक है। यानी कि वो लोग किसे अच्छा मान रहे हैं, वो साध्य को अच्छा मान रहे हैं, है ना। और इसके विपरीत जो नैतिक निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो कभी कभी परिणाम को ना देखकर जो साधन अपनाया गया है, जो मीन्स, जो मीडियम, जिस रास्ते पर चलकर उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, उसे देखते हैं। वो सही है तो वो काम को अच्छा कहेंगे, राइट। अब इस डिबेट को हम थोड़ा सा जो थ्योरेटिक शब्द हैं उनमें समझ लेते हैं कि डिबेट के पॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या, है ना। अब यहाँ समझिए आप मेरे साथ क्या मेंशन्ड है यहाँ पे। विभिन्न विचारकों के अनुसार नैतिक निर्णय लेने वाले अधिकारी या लोक सेवक या व्यक्ति को अपने निर्णय का आधार साध्य अथवा परिणाम को रखना चाहिए, या फिर साधन या प्रयोजन को रखना चाहिए। यानी कि या तो नैतिक निर्णय का आधार क्या हो सकता है, गोल या एंड, या फिर मीन्स या मीडियम। जो विचारक साध्य को आधार मानते हैं, उनका मत है कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है ना। अंग्रेजी में भी बता देती हूं, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। है ना। यानी कि जो विचारक साध्य को, एंड को, गोल को आधार मानते हैं नैतिक निर्णय का, उनका मानना है साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है, यानी कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। भले आपने कैसा भी रास्ता अपनाया हो, अंत अच्छा है तो सब अच्छा है। और जो विचारक साधन यानी कि मीन्स को आधार मानते हैं, उनका मत है कि साधन साध्य के औचित्य को सिद्ध करता है, यानी कि द मीन्स जस्टिफाइज द एंड। तो ये दो थ्योरीज हैं जिनके बीच में एक डिबेट की सिचुएशन है ना। अब इनके बीच में हम एक कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले पॉइंट पे हम हैं कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है, यानी कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, इनके जैसे जो विचारक हैं वो इस मत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार परिणाम ही नैतिक निर्णय का विषय होना चाहिए, यानी कि नैतिक निर्णय जब किसी क्राइसिस के सिचुएशन में, डायलेमा की सिचुएशन में हमें कोई मॉरल एथिकल डिसीजन लेना है, तो उसका बेसिस केवल और केवल गोल, एंड या परिणाम को ही माना जाना चाहिए। अर्थात जिस कार्य का परिणाम अच्छा होता है उस कार्य को उचित या अच्छा कहा जाएगा, और जिसका परिणाम बुरा होता है उस कार्य को हम अनुचित कहेंगे। इनका मत है कि अंत भला तो सब भला। अब ये तो हमने थ्योरी समझ ली, है ना। अब इस थ्योरी का हम थोड़ा सा परीक्षण करते हैं, थोड़ा सा समीक्षा करते हैं इसकी, कि क्या वाकई में साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। तो देखिए, इसके बारे में एक रिव्यू हम लेते हैं। वास्तव में ये मत पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि परिणाम बुरा होते हुए भी कई बार कार्य अच्छा हो सकता है। ध्यान देना, कई बार भले परिणाम बुरा हो लेकिन कार्य अच्छा हो सकता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे है, कोई चिकित्सक अपनी पूरी योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी बहुत क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट का ऑपरेशन करता है, फिर भी वो मरीज को बचा नहीं पाता, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भले बुरा है, हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हम काम को तो बुरा नहीं कह सकते, राइट। अब इसके विपरीत कई बार परिणाम अच्छा होते हुए भी कार्य को बुरा कहा जा सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में नकल करके टॉप कर लेता है, उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम तो भले अच्छा है, लेकिन काम को अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमेशा हर कंडीशन में यूनिवर्सली जो साध्य है वो हमेशा प्रायोरिटी रखा जाए, ये थ्योरी तो पूरी तरह सही नहीं है। यानी कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध नहीं करता है, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी थ्योरी पे। तो यहाँ पे कंक्लूसिव पॉइंट कहा जा रहा है कि कर्म के परिणाम पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, अतः परिणामवादियों, सुखवादियों यानी कि हेडोनिस्ट्स, है ना, परिणामवादियों सुखवादियों को लिखा जाएगा हेडोनिस्ट। मैं स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट कर दूं, मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है। हेडोनिस्ट या हेडोनिस्टिक जो थिंकर्स हैं, उनका जो मत है, उनका जो मानना है वो पूरी तरह सही नहीं है। अर्थात केवल परिणाम को देखकर, केवल साध्य को देखकर नैतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब हमारी दूसरी थ्योरी पे हम आ रहे हैं।
जिसमें लिखा गया है कि साधन साध्य के औचित्य को सिद्ध करता है, यानी कि द मीन्स जस्टिफाइज द एंड। अब यहाँ पे देखो, इस विचार को मानने वाले कौन है? गांधी जी, विनोबा भावे, ग्रीन, कांट आदि जैसे जो विचारक हैं वो साधन को नैतिक निर्णय का विषय मानते हैं। अर्थात यदि कार्य का प्रयोजन या साधन यानी कि मीन्स, जो उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक, उस परिणाम तक जाने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है, यदि वो उचित हो, वो अच्छा हो, तो कार्य को सही कहा जाना चाहिए। यदि किसी भी कार्य का प्रयोजन उचित नहीं है, शुभ नहीं है, तो कार्य को उचित नहीं कहा जाना चाहिए। कांट के अनुसार शुभ संकल्प को छोड़कर अन्य कोई विषय नहीं है जिस पर हमारा नियंत्रण हो, अर्थात व्यक्ति को कर्तव्य चेतना से युक्त होकर कार्य करना चाहिए। यानी कि हमारा जो कंट्रोल है वो केवल हमारे अच्छे इंटेंट पे हो सकता है ना, कि हमारा संकल्प शुभ हो, हम अच्छा करने की चाह रखते हो, हम सिर्फ ये सोचकर काम कर सकते हैं। परिणाम तो हमारे हाथ में है नहीं कि वो अच्छा आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए हमें प्रयोजन या साधन अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ना। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को कर्तव्य चेतना से युक्त होकर कार्य करना चाहिए, यानी कि अपना ड्यूटी समझकर कोई भी काम, अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ड्यूटी समझकर वो काम करना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं। अब हम इसकी भी समीक्षा कर लेते हैं कि क्या ये मत पूरी तरह सही है ना। तो पूरी तरह सही तो ये भी नहीं है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि शुभ संकल्प से आपको हमेशा अच्छा परिणाम मिले या परिणाम उसका हमेशा अच्छा ही हो। जैसे उदाहरण, किसी दानी व्यक्ति ने भिखारी को एक अच्छे प्रयोजन के लिए दान दिया, है ना। कोई बहुत रिच व्यक्ति थे, वो दान देने का संकल्प रखते हैं, शुभ संकल्प, और वो भिखारी को दान देते हैं, परंतु भिखारी ने उस पैसे को किसी अनैतिक कार्य में लगा दिया, है ना। तो इस प्रकार प्रयोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन परिणाम बहुत ही बुरा। इसके विपरीत कार्य बुरा होते हुए भी परिणाम शुभ हो सकता है। जैसे एक मित्र के द्वारा अपने मित्र का पैर इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसे सांप ने पैर में डस लिया और वो नहीं चाहता था कि उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाए। तो कार्य बुरा हुआ, परंतु इससे पूरे शरीर में जहर फैल जाने से उसके मित्र की जान बच गई, जहर नहीं फैला उसके पूरे बॉडी में, और अंततः परिणाम जो है वो शुभ हुआ। तो इस तरह इस थ्योरी को भी हम पूरी तरह सही नहीं कह सकते, और नैतिक निर्णय लेने के लिए केवल प्रयोजन को भी देखा नहीं जा सकता। तो ना तो पूरी तरीके से एंड मीन्स को जस्टिफाई करता है, ना ही पूरी तरीके से मीन्स एंड को जस्टिफाई करते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे केस में नैतिक निर्णय लेते समय क्या देखा जाना चाहिए, इसका एक मूल्यांकन या वैल्यूएशन का पॉइंट हम देख लें। स्पष्ट है कि नैतिक निर्णय का विषय ना तो केवल परिणाम हो सकता है और ना ही केवल प्रयोजन, यानी कि ना तो हम केवल अकेले गोल को देख सकते हैं, ना ही केवल अकेले मीन्स को देख सकते हैं। वास्तव में नैतिक निर्णय लेने के लिए कर्ता के पूरे अभिप्राय को देखना चाहिए, यानी कि द वन हु इज डूइंग, जो डूअर है, जो परफॉर्मर है, जो उस कार्य को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनका पूरा अभिप्राय, वो किस इंटेंट से, किस वजह से, किस पर्पस के लिए ये कर रहे हैं, वो हमें पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभिप्राय साधन और साध्य दोनों को मिला देता है। अर्थात नैतिक निर्णय का विषय साधन और साध्य दोनों है। केवल साध्य भी नहीं देखा जा सकता, न केवल साधन देखा जा सकता है, आपको दोनों देखने पड़ेंगे। और इस प्रकार अच्छे अभिप्राय, अच्छे इंटेंट से किए गए कर्म को अच्छा और बुरे इंटेंट से किए गए कार्य को बुरा कहा जाना चाहिए, है ना। अब इसमें प्रश्न किस तरीके से आते हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा कि साधन साध्य के औचित्य को सिद्ध करता है, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए या उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, या रिव्यू, समीक्षा, वैल्यूएशन करने को पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा जस्टिफिकेशन, वैल्यूएशन, रिव्यू तीनों फॉर्मेट में इसको लिख करके दिया है। आप इसका इस्तेमाल एज इट इज अपने उत्तर में कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सटीक दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इसको डेफिनेटली तैयार कर लें। अब हम बात कर रहे हैं अंतर आत्मा के बारे में। अंतरात्मा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस, है ना, और इसको इनर सोल भी कहा जा सकता है ना। अब देखो, हम समझ लें कि सबसे पहले तो ये अंतर आत्मा को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी हमें नैतिक निर्णय लेना होता है, उस समय पे हम बहुत डायलेमिक सिचुएशन में होते हैं, हम बहुत लॉजिकली सोच नहीं पाते उस समय पे, है ना। उस समय पे हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें चल रही होती है और हम बहुत एक तरफा होकर के सोचने लगते हैं। लेकिन
अगर हम अंतर्मन से नैतिक हैं, अगर हमने हमारे बिहेवियर में, हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में नैतिकता है, तो हमारी जो अंतरात्मा है हमें शुभ की ओर ले जाती है। अंतरात्मा इज समथिंग विच गाइड्स यू टुवर्ड्स द राइट, है ना। तो आपकी जो इनर सोल है वो आपको गाइड करती है नैतिक निर्णय लेने के लिए। तो ये नैतिक निर्णय लेने के लिए एक उपयोगी कारक साबित हो सकता है कि नैतिक निर्णय लेने के लिए कौन कौन से उपयोगी घटक हैं। तो ये एक उपयोगी घटक है कॉन्शियस या अंतरात्मा। देखिए क्या मेंशन है, साधारणतः मनुष्य जन्मजात रूप से नैतिक नहीं होता है, बल्कि नैतिकता के विभिन्न स्रोतों के बीच रहकर समाज से वो इसको प्राप्त करता है। क्योंकि मॉरल वैल्यू जो है वो तो मैंने बताया सोसाइटी ही बनाती है और सोसाइटी से ही हम उसे अक्वायर करते हैं। ये विभिन्न स्रोत नैतिकता का मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और इन स्रोतों में प्रमुख स्रोत है कानून, सामाजिक नियम और अंतरात्मा। एक तो हो गए लॉ जो आपको लिख करके दिए हैं जिनके दंड विधान है, कुछ है सामाजिक नियम जो लिख करके तो नहीं दिए हैं लेकिन आपको समाज में रहना है तो आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए, जिससे आप एक सभ्य प्राणी के तौर पे समाज का हिस्सा बने, रिस्पेक्ट पाए। ये कहीं लिखे नहीं होते, इन पे बहुत दंड व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आपसे अपनाए जाने की अपेक्षा होती है। और तीसरी होती है अंतरात्मा या कॉन्शियस, जो आपको गाइड करती है कि बचपन से हमने ये सुना है ये सही है ये गलत है और सही की ओर आपको ले जाने का काम करती है, वो आपकी अंतरात्मा है। अंतरात्मा गलत करते समय आपको झकझोरने का काम करती है। अब अंतरात्मा किसी व्यक्ति का नैतिक दुविधा यानी कि एथिकल डायलेमा की स्थिति में मार्गदर्शन करती है, उसे गाइड करती है ताकि व्यक्ति उचित अनुचित को पहचान कर नैतिक निर्णय ले सके। तो ये आपको नैतिक निर्णय लेने में सहायता करती है। अंतरात्मा शरीर का अभौतिक तत्व है, इमटेरियल है, जो बौद्धिक निर्णय लेने हेतु अनिवार्य है। इसलिए अरस्तु ने अंतरात्मा को नैतिक मूल्यों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया, यानी कि सबसेट ऑफ मॉरल वैल्यूज। ठीक है। अब अंतरात्मा का स्वरूप कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर और फॉर्म ऑफ कॉन्शियस। तो पहला पॉइंट लिखा है, ये जो होती है वो अनुमान जन्य होती है, यानी कि बेस्ड ऑन इनफेरेंस। यानी कि जब आप अंतरात्मा से कोई निर्णय ले रहे होते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा तथ्य नहीं होते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है ना। और ये अभौतिक होती है, इमटेरियल होती है, इसे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता है, दिखाई नहीं देती, लेकिन होती है ना। इट्स अ लाइट बेसिकली। व्यक्ति के लिए अन्य पक्षों की तुलना में अंतरात्मा का दबाव अधिक होता है, जिससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन कर पाता है। देखिए बाहरी पक्ष, जब जब भी नैतिक निर्णय लेने का समय आएगा तो आप बहुत सारे फैक्टर्स की तरफ देखेंगे, आप तर्क देखेंगे, आप तथ्य देखेंगे, बाहरी लोगों के विचार देखेंगे, लेकिन अंतिम रूप से आपके ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा हावी होगी, जो आपको बिल्कुल एक जगह जाने की ओर गाइड करेगी, आपसे बात मनवाएगी, वो होती है अंतरात्मा। अंतरात्मा सर्वाधिक दबाव डाल सकती है आपके ऊपर किसी भी नैतिक डिसीजन को लेने के लिए। अंतरात्मा विधि या कानून से भिन्न होती है। विधि क्रियाकलापों यानी कि जो लीगल एक्टिविटीज होती हैं वो सामान्य नियम बताती हैं, जबकि अंतरात्मा व्यवहारिक नियम प्रस्तुत करती है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको क्या अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए ये कहीं ना कहीं विधिक से ज्यादा अधिक व्यापक है, यानी कि ब्रॉडर देन द लॉ, राइट। दिस इज ब्रॉडर देन द लॉ, दिस इज, इसका जो दायरा है इट इज वाइडर देन द लॉ, है ना। अंतरात्मा व्यक्ति के आचरण का नियमन करती है, ये आपके बिहेवियर को रेगुलेट करती है ना। आपके अंतर आत्मा की वजह से ही मैंने कहा आप सही की ओर अग्रसर होते हैं, हमेशा सही करने की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इसको आचरण को रेगुलेट करने वाला कहा गया है। अंतरात्मा के नैतिक मार्गदर्शन से ही व्यक्ति विशिष्ट बन पाता है। कई लोग होते हैं जो हमेशा सदैव सत्य बोलना, अच्छा आचरण करना, बड़ों का सम्मान करना, सारे सामाजिक नियम मानना, सारी एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दे स्टैंड आउट, है ना। तो ये गलतियां करने की संभावना इनकी बड़ी कम होती है। ये जो काम करते हैं शुभ करते हैं, अच्छे संकल्प से भी करते हैं, परिणाम भी अच्छा लाने की कोशिश करते हैं, तो ये विशिष्ट बनते हैं हमेशा, है ना। अब अंतरात्मा व्यक्ति में जन्म से ही नहीं होती, बल्कि ये समय के साथ साथ परिपक्व होती जाती है। समय के साथ साथ धीरे 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 आप चीजों को सीखते हैं और सीखकर अंतरात्मा जो है वो उसका अपना एक मूल्यों का सबसेट बन जाता है। जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि अंतरात्मा जो है वो नैतिक मूल्यों का एक सबसेट है। इसमें बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं, जैसे सच बोलना, दया करना, करुणा करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, किसी को कष्ट ना देना, है ना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, दोस्तों के प्रति सहायता का भाव रखना, और भी जितने भी जनरल अप्लाइड नॉर्मल लाइफ में हमारे अप्लाइड वैल्यूज हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। और जिसकी अंतरात्मा सुदृढ़ होती है, ये कहा भी गया है, हमने पहले भी पढ़ा है, उसका नैतिकता का पक्ष उतना ही परिपक्व होता जाता है।
अब अंतरात्मा से जुड़े भी बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे आपने साधन और साध्य का पक्ष समझा है, वैसे ही अंतरात्मा से जुड़े भी बहुत से पक्ष हैं। विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों के द्वारा अंतरात्मा के संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। देख लेते हैं क्या है। पहला, ईसाई धर्मशास्त्र यानी कि जो क्राइस्ट धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार व्यक्ति के मन के भीतर से जो नैतिक आवाज आती है, वो वास्तविक रूप से ईश्वर की ही आवाज है, यही अंतरात्मा की आवाज है। यानी कि जो क्राइस्ट कम्युनिटी है, उनके रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा माना जाता है कि जो आवाज व्यक्ति के मन के भीतर से आ रही है, जिसको आप अंतरात्मा की आवाज कह रहे हैं, वो वास्तविक रूप से ईश्वर की आवाज है। भगवान जो आपसे करवाना चाहता है, भगवान चाहता है कि आप जो निर्णय ले लें, वही अंतरात्मा कहती है। तो बहुत वैल्यू किया जाता है इसे। कांट का विचार क्या है? जब व्यक्ति वासना और विवेक के द्वंद से घिरा रहता है, यानी कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जिसको आप कह सकते हैं, कि आपके विवेक का संकट है, आप निर्णय ले ही नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा दुविधा है ना? एक होती है नैतिक दुविधा, और नैतिक दुविधा का जो ऊपरी स्तर है वो है आपके विवेक का संकट। तो जब आप किसी द्वंद्व में घिरे हैं, आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, तब अंतरात्मा की आवाज आती है, जो उसे वासना छोड़ने और विवेक और कर्तव्य को चुनने की सलाह देती है ना? यहाँ पे जो वासना शब्द है उसका एक्चुअल मतलब है कि आपकी इच्छा जो आपके ऊपर हावी हो रही है, तो उस इच्छा को असाइड करके जो जहाँ पे जनहित है, जो विज़डम से किया जाना चाहिए, जो आपकी ड्यूटी है, आप वो करें और अपनी इच्छा को कहीं पे अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये उस तरीके से कहना चाह रहा है। अब अस्तित्ववादी यानी कि मैंने आपको बताया था एक्जिस्टेंशियल जो थिंकर्स होते हैं, उनके अनुसार मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता का तात्पर्य उसके विभिन्न निर्णयों को लेने की स्वतंत्रता है, और सबसे अच्छा निर्णय वही है जो अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप है ना? एक्जिस्टेंशियल लोग ये मानते हैं, बेसिकली एग्जिस्टेंशियल विचारक जो होते हैं, उनका ये मानना है कि व्यक्ति के पास हर तरह की फ्रीडम होना चाहिए, सोचने की, विचारने की, बोलने की, निर्णय लेने की। वो खुद जीवन को कैसे जीना चाहता है, वो कैसे अपनी ग्रोथ चाहता है, उसके पास हर तरह की फ्रीडम है ना? उसके ऊपर बहुत ज्यादा नियमन ना हो, है ना? तो ऐसे में अस्तित्ववादी विचारक ये बोलते हैं कि मनुष्य की जो एक्चुअल फ्रीडम है, वो उसके विभिन्न निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। वो हर तरीके का डिसीजन खुद से ले सके, ये स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, और सबसे अच्छा निर्णय वही होगा जो आपकी अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से होगा। तो अगर आपने अपनी कॉन्शियंस को सुन के कोई डिसीजन लिया है, तो डेफिनेटली वो सबसे फ्री, सबसे इंडिपेंडेंट और आपका बेस्ट डिसीजन है। और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने हमको पर्सनालिटी के ऊपर थ्योरीज दी हैं, है ना? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 चीजों का समुच्चय है, ऐसा उन्होंने माना है, व्हिच इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। इस टॉपिक को भी हमें काफी डीप में पढ़ना है। जब हम व्यक्तित्व के विकास वाली यूनिट को पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 जब हम कंपाइल करेंगे, वहां हम बहुत डीप में इसको समझेंगे, क्या है ये थ्योरी। अभी फिलहाल हम एक सरफेस लेवल पे इसको जान लेते हैं। आईडी की प्रवृत्ति केवल सुख प्राप्त करने की है ना? बेसिकली आईडी, ईगो, सुपर ईगो जो है, ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी जो है वो आईडी है, ईगो है, या सुपर ईगो लेवल तक चली जा चुकी है। तो आईडी की प्रवृत्ति, आईडी की जो टेंडेंसी है, वो केवल सुख प्राप्त करने की होती है। इस अवस्था में वो आर्ग्यूमेंट पर, लॉजिक्स पर, फैक्ट्स पर ध्यान नहीं देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कंसिक्वेंसेस हैं, मतलब उसको अन्य फैक्टर्स से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ना लॉजिक से, ना आर्ग्यूमेंट से, ना अदर फैक्टर्स से, है ना? उसके लिए उसका सुख ही उसकी प्रायोरिटी है। अब ईगो, ईगो व्यक्ति को सुख प्राप्ति के साधन बताता है, लेकिन जहां ईगो आपकी पर्सनालिटी पे हावी है, वहां पे नैतिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप ईगोइस्टिक होकर स्वयं को सर्वोपरि मानकर अपने सुख की प्राप्ति में लग जाते हैं। व्यक्ति को सुख प्राप्ति के साधन के साथ साथ नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को रखने वाला बनाने का कार्य व्यक्ति का सुपर ईगो करता है ना? क्योंकि सुपर ईगो ऐसी चीज है जिसमें केवल आपके सुख प्राप्ति की इच्छा, आपके डिजायर, आपका एम ही नहीं, इसमें आपकी अंतरात्मा की आवाज और आपका आइडियल फॉर्म ऑफ योर सेल्फ, कि आपको एक आइडियल व्यक्ति के तौर पे कैसा होना चाहिए, ये भी सुपर ईगो पर्सनालिटीज में शामिल होता है। ठीक है? तो पर्सनालिटीज के 3 फिगर हो गए। फर्स्ट इज आईडी, आईडी को केवल अपने सुख से मतलब है। ईगो, ईगो सुख की प्राप्ति में मदद करने वाला है। ईगो वाली जो पर्सनालिटीज हैं, बेसिकली वो ऐसे साधनों की तलाश में हमेशा रहती है जिनसे उनको सुख की प्राप्ति हो सकती है, भले ही वहां नैतिकता हो या ना हो। लेकिन ऐसी पर्सनालिटीज जो सुपर ईगो पर्सनालिटीज हैं, वो ये जानती हैं कि आइडियलिस्टिक फॉर्म में एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। वो अपना आदर्श स्व जानते हैं, साथ ही साथ वो अंतरात्मा की आवाज को भी सुनते हैं, और उसके साथ साथ अपने गोल्स की प्राप्ति पे काम करते हैं। तो इस तरीके से सुपर ईगो पर्सनालिटीज जो हैं, उनमें नैतिकता, सामाजिक मूल्य, वैल्यूज सब कुछ होते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि किसी व्यक्ति में ये सुपर ईगो डेवलप होगा कैसे, राइट?
व्यक्ति में सुपर ईगो तभी डेवलप होगा, तभी विकसित होगा जब उसका नैतिक समाजीकरण हो। ठीक है, यानी कि वो एक ऐसे समाज में रहता हो जिस समाज ने नैतिक मूल्य जो है वो फॉलो किए हो बहुत अच्छे से। अगर वो एक ऐसे समाज में रहता है जहाँ समाज खुद ही सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता, जहाँ समाज खुद ही नैतिक नियमों की वैल्यू नहीं करता, तो फिर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपराधीकरण की ओर जाएगा, या अपराध करना या अपने सुख की प्राप्ति के लिए नैतिकता को ताक पे रख देना उसे गलत नहीं लगेगा, है ना। यदि व्यक्ति का अनैतिक सामाजिकरण होगा, यानी कि वो ऐसे समाज में रह रहा है जहां लोग खुद नैतिक नहीं है, तो व्यक्ति का सुपर ईगो भी कहीं ना कहीं अनैतिक हो जाएगा, यानी कि अब वो अपने डिजायर्स तो पाना चाहता है, लेकिन अपराध की ओर भी मुड़ने से वो कोई गुरेज नहीं करेगा, कहीं ना कहीं